सर कहकर राघव अयांश को फोन मिलाता है। अयांश अभी शावर लेकर निकला ही होता है कि उसका फोन दोबारा बजने लगता है। राघव की कॉल देख अयांश 1-2 रिंग में ही फोन रिसीव कर लेता है और एक हम की आवाज के साथ राघव को अपनी बात कहने का मौका देता है। राघव फोन पर कहता है, सर वो दिनेश सर कह रहे हैं कि मिसेज आदित्य अभी नहीं जाएंगी, शाम को रिसेप्शन के बाद ही वो आने देंगे मिसेज आदित्य को, और आपको भी यही आदित्य मेंशन में आने के लिए कह रहे हैं। अयांश राघव की बात सुन गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए कहता है, रिसेप्शन किसकी इजाजत से अरेंज की गई है, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर अयांश फोन को वापस बिस्तर पर फेंक देता है और गुस्से में ही अपने कवर्ड से कपड़ों का एक सेट निकालकर तैयार हो जाता है। बालों को सेट कर, हाथ में महंगी घड़ी और चेहरे पर बेहिसाब गुस्से को लिए हुए अपने कार की चाबी और फोन को उठाकर घर से निकल जाता है। कार को चलाते हुए अयांश के दिमाग में उसी रात की घटना याद आती रहती है, जिससे वो अपने हाथ को स्टीयरिंग व्हील पर कसते चला जाता है। हाथ कटने और उस पर पट्टी ना होने की वजह से उससे वापस खून बहने लगता है, लेकिन अयांश को उस दर्द का एहसास तक नहीं होता और वो सामने देखते हुए कार को फुल स्पीड में सड़क पर दौड़ाता रहता है। उधर आदित्य मेंशन में मायरा कहती है, भाभी आप तैयार हो गए क्या? कहते हुए मायरा वापस अयांश के कमरे में आती है और एकांशी को तैयार देख अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। भाभी कितनी सुंदर लग रही हो, आप पर ये लाल साड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है, लेकिन बालों को क्यों जूड़ा बना दिया है? इन्हें खोलो ना, मुझे पता है भाई को खुले बालों में आप ज्यादा पसंद आएंगी। मायरा एकांशी को देखकर कहती है और उसके बालों तक अपना हाथ ले जाती है। नहीं नहीं, ये ऐसे ही ठीक है। कहते हुए एकांशी थोड़ा पीछे हो जाती है, जिससे मायरा कहती है, अच्छा ठीक है, चलो हम नीचे चलते हैं, सब आपका नाश्ते पर वेट कर रहे हैं और अयांश भाई भी आते ही होंगे। अयांश शब्द सुनकर एकांशी के पैर वही रुक जाते हैं और उसके दिल को घबराहट घेरती चली जाती है। उसे कल रात की अयांश की सारी बातें याद आ जाती है, जिससे उसके चेहरे पर डर और उदासी उभर आती है। मायरा एकांशी की ओर मुड़कर कहती है, भाभी आप रुक क्यों गए और आपके माथे पर इतना पसीना क्यों आ रहा है? आपकी तबीयत खराब लग रही है मुझे, मैं अभी मॉम को बुलाती हूँ। एकांशी मायरा का हाथ पकड़कर कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी घबराहट हो रही है, वो मैं यहाँ नहीं हूँ ना इसलिए। तब मायरा एकांशी का हाथ पकड़कर बोलती है, मुझे पता है आप भाई की वजह से घबरा रही हैं, लेकिन आपको भाई से डरने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ जिस हालात में आपकी और भाई की शादी हुई है, आप दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पाए हो, लेकिन देखना आप जल्द ही भाई के प्यार में पड़ जाओगी, और अगर मेरे भाई ने आपको परेशान किया तो मुझे बताना, हम दोनों गुंडे बुलाकर उन्हें पिटवाएंगे। फिर वो एकांशी के उदास चेहरे को देखते हुए बोली, क्या भाभी आपने तो एक स्माइल नहीं दी मेरे जोक पर? तभी उनके कानों में नीचे हॉल से अयांश के चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे मायरा एकांशी को लेकर नीचे की ओर बढ़ जाती है। उधर अयांश दिनेश के सामने नाश्ते के टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, किसने कहा है आपको मेरा रिसेप्शन अरेंज करने का? अगली बार मुझसे बिना पूछे मेरे लिए कोई फैसला मत लीजिएगा। और राघव की ओर मुड़कर कहता है, सारे प्रोग्राम को कैंसिल करो और मीडिया वालों को आने से मना करो, मुझे कोई नाटक नहीं करना है अब। तभी सुनीता अपनी चेयर से खड़ी होकर बोली, अयांश ये क्या तरीका है बात करने का, माफी मांगो अपने बड़े पापा से। सुनीता की बात सुन अयांश एक नजर सुनीता की ओर देखता है और बिना कुछ बोले मुड़कर अपने कमरे की तरफ जाते रास्ते पर बढ़ने ही वाला होता है कि उसकी नजर एकांशी पर पड़ती है, जो सहमी हुई सी मायरा का हाथ पकड़े खड़ी होती है। अयांश अपने कमरे की तरफ जाते रास्ते को छोड़कर एकांशी की ओर बढ़ जाता है और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए चलने लगता है। अयांश के द्वारा इस तरह खींचने पर एकांशी और भी ज्यादा सहम जाती है
और उसके दिल की धड़कनें डर की वजह से तेज हो जाती है। अयांश इतनी तेजी से चल रहा होता है कि एकांशी लगभग दौड़ रही होती है, जिससे उसका पैर थोड़ा मुड़ जाता है और उसके मुंह से अनायास ही निकल जाता है। अयांश। एकांशी की आवाज सुनकर अयांश के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो मुड़कर एकांशी के चेहरे की ओर देखने लगता है। ये पहली बार ही था जब उसने एकांशी की मीठे आवाज में अपने नाम को सुना था। हालांकि उस रात जब दोनों नशे के हालत में एक साथ थे तो दोनों ने काफी बातें की थी, लेकिन वो बातें और दोनों किस तरह करीब आए ये किसी को याद नहीं था। अपना नाम सुन अयांश एकांशी के चेहरे की ओर देखने लगता है। उसके चेहरे को पहली बार ही उसने इतने गौर से देखा था। मासूम सा गोरा चेहरा, हल्की भूरी आंसुओं से भरी आंखें, गुलाब की पंखुड़ी से पतले होठ, जिन्हें ना जाने वो बार बार अंदर की ओर क्यों भींच रही थी। अयांश को खुद की ओर निहारता देख एकांशी के दिल में डर और भी बढ़ जाता है और उसे अयांश की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती, जिससे वो अपने सिर को नीचे झुकाकर फर्श की ओर देखने लगती है। अयांश को एकांशी की ओर काफी देर तक निहारता देख राघव उसके पास जाता है और कहता है, सर क्या हम चलें? राघव की आवाज सुन अयांश एकांशी के चेहरे से अपनी नजर हटाकर एक नजर राघव की ओर देखता है और फिर एकांशी के आंखों से गिर रहे आंसुओं की ओर देखते हुए उसका हाथ छोड़ देता है। भाई प्लीज, भाभी को शाम तक मेरे साथ रहने दो ना, मैं खुद इन्हें शाम को जुहू गार्डन पहुंचा दूंगी, मायरा अयांश की ओर बढ़ते हुए कहती है। अयांश एकांशी के चेहरे की ओर 2 सेकंड देखते रहने के बाद बिना कुछ बोले आदित्य मेंशन से निकल जाता है। उसके पीछे पीछे राघव भी निकल जाता है और दोनों कार में बैठ जाते हैं। राघव ड्राइविंग सीट पर बैठकर कहता है, सर घर ले चलूं या ऑफिस जाएंगे? ऑफिस। अयांश एक शब्द बोलकर बिल्कुल खामोश हो जाता है। ओके सर कहते हुए राघव कार को ऑफिस की ओर मोड़ लेता है। इधर अयांश के चले जाने के बाद एकांशी दौड़कर अपने कमरे की ओर चली जाती है और कमरे का दरवाजा बंद कर वहीं बैठ रोने लगती है। मायरा जल्दी से एकांशी के पीछे भागते हुए आई और दरवाजा बंद होने पर खटखटाते हुए कहती है, भाभी प्लीज दरवाजा खोलिए। 2-3 बार आवाज देने पर एकांशी उठकर आंसू पोंछकर दरवाजा खोलती है और एक नकली मुस्कान के साथ कहती है, अयांश ने मुझे खींचा था तो मेरी साड़ी थोड़ी खुल गई थी। ओह अच्छा, मुझे लगा कि आप। हटाइए ये सब, आपको पता है भाई का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? एकांशी ना में सिर हिलाते हुए बोली। नहीं, मायरा ने हंसते हुए कहा। गुस्सा हमेशा भाई के साथ ही रहता है, लेकिन आपको पता है भाई भले ही गुस्सा करते हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। मायरा की बात सुन एकांशी थोड़ा मुस्कुरा देती है और उसे अंदर आने को कहती है। आपको भूख लगी होगी ना, 1 मिनट। कहते हुए मायरा सीढ़ियों तक जाती है और चिल्लाकर कहती है, साजिया दीदी मेरे और भाभी के लिए नाश्ता ऊपर कमरे में ले आइए। इतना कह मायरा एकांशी के साथ कमरे में आ जाती है और दोनों बिस्तर पर बैठ बातें करने लगते हैं। इधर अयांश ऑफिस पहुंचकर सारा दिन अपने केबिन में बिना कोई काम किए बैठा रहता है और आखिरकार उठकर जुहू गार्डन के मेंशन चला जाता है और वहां बैठकर अपने इस जबरदस्ती की शादी के बारे में सोचते हुए वाइन के कई गिलास खत्म कर देता है। नशे में ही उसे अपने घर के बाहर एक कार रुकने की आवाज आती है, जिससे वो उठकर खिड़की से नीचे देखता है। कार से एकांशी, मायरा और दिनेश आदित्य बाहर निकलते हैं और घर के दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। 1 मिनट, मेरे पास चाबी है, कहते हुए मायरा अपने बैग से एक चाबी निकालती है और दरवाजा खोल देती है। एकांशी पूरे घर को नजरें उठाकर देखती है। सारा सामान अपनी जगह पर सलीके से रखा होता है और हॉल के दीवार पर बीचों बीच एक बड़े से फ्रेम में एक कपल फोटो लगी होती है, जिसे देखते ही एकांशी समझ जाती है कि ये फोटो अयांश के माँ बाप की है।
तभी मायरा की आवाज से एकांशी का ध्यान उस फोटो से हटकर मायरा की बातों में लग जाता है। भाभी आप अंदर मत आना, मैं कुछ लेकर आती हूँ। मायरा कहते हुए अंदर की ओर भागती हुई जाती है और अपने एक हाथ में पूजा की थाली और दूसरे हाथ में चावल से भरे कलश को ले आती है और कलश को चौखट के सामने रख पूजा की थाली को एकांशी के सामने घुमाते हुए कहती है, भाभी पहली बार इस घर में आ रही है तो गृह प्रवेश तो बनता है ना डैड। अयांश ये सब देखते हुए शराब के नशे और गुस्से में दरवाजे तक आता है और एकांशी को अपनी बाहों में उठाकर वहाँ खड़े अपने बड़े पापा और मायरा से कहता है, इसे इतनी ऊंचे खानदान की बहू बनाया मैंने और रस्में अकेले अकेले नहीं ऐसे थोड़े होता है, जो होगा मेरे साथ होगा। फिर वो एकांशी की ओर देखते हुए मिसेस एकांशी अयांश आदित्य इतना कहकर अयांश आगे बढ़ जाता है। दिनेश आदित्य कहते हैं, कहाँ ले जा रहा है इसे? अयांश नशे में लड़खड़ाते हुए बोला, पत्नी है ना, नई नई शादी हुई है हमारी तो सुहागरात तो बनती है ना। सुहागरात की बात सुन और अयांश को फिर से नशे में देख एकांशी के दिल में जो बची हुई हिम्मत होती है वो भी खत्म हो जाती है और आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। डर से उसके हाथ पांव बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। उसके दिमाग में इस वक्त एक ही ख्याल घूम रहा होता है कि अगर इस बार वो अयांश से छूट गई तो वो अपने आप को खत्म कर देगी। आखिर क्या लिखा है एकांशी की किस्मत में? क्या कभी अयांश उसे अपनाएगा? जानने के लिए सुने